नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता एक चुनौती। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ आखिर ये निर्धनता है क्या और यह हमारे देश के लिए एक चुनौती कैसे बनी हुई है। सामान्य अर्थ में निर्धनता का अर्थ होता है ऐसा जन जिसके पास धन ना हो, उसे हम निर्धन कहते हैं और ऐसी स्थिति को निर्धनता। बच्चों, निर्धनता से तात्पर्य हम एक ऐसी स्थिति से है जब एक मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति को हम निर्धनता कहते हैं या गरीबी। बच्चों, जब आप स्कूल के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते होंगे, जैसे भिखारी, रेलवे स्टेशन में रहने वाले लोग जिनके पास खुद का मकान तक नहीं होता, वह अपना भोजन किसी तरह जुटा पाते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति को ही बच्चों निर्धनता कहा जाता है। बच्चों, वह निर्धनता हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। विश्व बैंक ने एक अनुमान में बताया था कि भारत का हर 5वां व्यक्ति निर्धनता से ग्रसित है। बच्चों, आप जानते हैं भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और ऐसी बड़ी जनसंख्या वाली देश में निर्धनता भी व्यापक रूप से फैली हुई है। यहाँ करोड़ों लोग निर्धनता से ग्रसित है और इन करोड़ों लोगों को निर्धनता से बाहर निकालना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक ऐसी चुनौती जिसके पूरा किए बिना हम स्वर्णिम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों, हमारे इर्द गिर्द निर्धनता के बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। मेरे विद्यालय में बहुत से बच्चे गांव से आते हैं तो कुछ बच्चे शहर से आते हैं। दोनों क्षेत्रों में अलग अलग निर्धन लोगों को देखने को मिलती है। शहर में रहने वाले निर्धन शहरी निर्धनता से ग्रसित होते हैं, तो गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामीण निर्धनता से ग्रसित होते हैं। बच्चों, शहरों में रिक्शा चलाने वाले लोग, दैनिक मजदूर शहरी निर्धनता के अंतर्गत आते हैं, तो दूसरी ओर गांव में ऐसे लोग जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, ऐसे लोगों की गिनती ग्रामीण निर्धनता में होती है। बच्चों, निर्धनता को समझने के पश्चात अब मैं आपको निर्धनता के रूपों से परिचित कराना चाहती हूँ। सामान्यतः निर्धनता के दो रूप हैं। निर्धनता के रूप, सामान्यतः निर्धनता कितने रूप है बच्चों? दो रूप है। पहला है सापेक्ष निर्धनता और दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको सापेक्ष निर्धनता के विषय में बताना चाहती हूँ। आखिर ये सापेक्ष निर्धनता क्या है? जब हम एक देश की तुलना दूसरे देश से करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम सापेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, यानी जब हम दो देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उस स्थिति में सापेक्ष निर्धनता का प्रयोग करते हैं।
दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता। बच्चों, हमारा देश भारत निर्धनता के आकलन में निरपेक्ष निर्धनता का प्रयोग करता है, क्योंकि निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत हम जीवन की मूलभूत आवश्यकता या जरूरतों को रखते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। कोई व्यक्ति यदि इन जरूरतों की पूर्ति करने में असफल रहता है तो उसे हम निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत रखते हैं। निरपेक्ष निर्धनता को मापने का भारत के लिए एक उत्तम और सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि विश्व के परिदृश्य को अगर हम देखें तो जहां विकसित देश है तो दूसरी ओर विकासशील देश है। जहां अमेरिका के लिए कार होना एक आम बात है, तो भारत के लिए कार होना विलासिता की वस्तु समझी जाती है। तो बच्चों, समझ में आया सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता क्या होता है। हमने जाना कि सापेक्ष निर्धनता अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रयोग किया जाता है, तो भारत के संदर्भ में हम निरपेक्ष निर्धनता का प्रयोग करते हैं। बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब, इसका पता आप कैसे लगाते हैं? शायद आप में से सभी का पता लगाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग सोचते होंगे जिसके पास बड़ी गाड़ी है, पक्के मकान है और जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, उन्हें आप अमीर समझते होंगे, और जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें आप निर्धन या गरीब समझते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य जिनके पास है, वैसे लोग अमीर हैं, और जिनके पास अच्छा भोजन नहीं है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, उन्हें आप निर्धन समझते हैं। हमारे देश भारत में भी निर्धनता के आकलन के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम निर्धनता रेखा के नाम से जानते हैं। निर्धनता रेखा एक ऐसी रेखा होती है, एक ऐसी बॉर्डर लाइन होती है, जिससे कम आमदनी वाले लोगों को हम निर्धन या गरीब कहते हैं, और उससे ऊपर आमदनी या आय वाले लोगों को हम निर्धनता रेखा से ऊपर मानते हैं। बच्चों, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन 2 विधियों द्वारा किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन आकलन 2 विधियों से किया जाता है। पहला है भोजन की कैलोरी। भोजन की कैलोरी। और दूसरा है न्यूनतम उपभोग आय। इसे हम न्यूनतम आमदनी भी कहते हैं। बच्चों, भोजन की कैलोरी मापदंड के तहत 2 प्रकार का मापदंड प्रयोग किया जाता है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। इसे हम शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए 2400 कैलोरी
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। बच्चे आप देख रहे होंगे कि शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी रखा गया है। इसका कारण यह है कि एक गांव में रहने वाले लोगों को भोजन की ज़्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए भोजन की कम कैलोरी की जरूरत होती है। अब जानते हैं जो व्यक्ति गांव के खेतों में काम करते हैं उन्हें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जबकि शहरों में काम करने वाले लोगों को उसकी अपेक्षा कम ऊर्जा की जरूरत होती है। इसे एक सरल उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। एक ग्रामीण बच्चे को हम लेते हैं और एक शहरी बच्चे को। अगर दोनों से हम दौड़ने को कहते हैं, आप देखिएगा एक ग्रामीण बच्चा शहरी बच्चे की अपेक्षा ज्यादा हिष्ट-पुष्ट होता है। कारण क्या है कि वे बच्चे ज्यादा शारीरिक परिश्रम करते हैं। खेतों में माता पिता के साथ वे बच्चे भी काम करते हैं, जिस वजह से उन्हें भोजन या आहार की ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं शहरों में रहने वाले बच्चे मुश्किल से घरों से बाहर निकलते हैं, यानी शहरों में रहने वाले लोगों का शारीरिक परिश्रम बहुत कम होता है, जिस वजह से उन्हें भोजन की कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। दूसरा मापदंड है निर्धनता रेखा के आकलन का न्यूनतम उपभोग आय। न्यूनतम उपभोग आय का मतलब है एक व्यक्ति कम से कम कितने रुपयों की जरूरत होती है जिससे वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। न्यूनतम आवश्यकता का मतलब होता है भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। 2014 के आकलन के अनुसार वर्ष 2014 के आकलन के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपए प्रति माह, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपए प्रति माह। यह वर्ष 2014 का आकलन है, जिस आकलन के आधार पर यह बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में एक परिवार, एक व्यक्ति को चलने के लिए एक माह में कम से कम 1407 रुपए की जरूरत होगी, जबकि ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति के पीछे 972 रुपए खर्च होगी। आप यहाँ देख रहे होंगे कि शहरी क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति का उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। कारण क्या है बच्चों? आप देखे होंगे कि गांव में हमें सब्जी भाजी बहुत आसानी से मिल जाता है, और जब यही सब्जी बाजारों में जाकर बिकता है तो वह 10 रुपए की अपेक्षा 20 रुपए केजी हो जाता है। इसीलिए शहरी क्षेत्रों के लिए हम उपभोग व्यय के लिए अधिक आय का प्रयोग करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम आय का। इस प्रकार हम देखते हैं भारत में निर्धनता रेखा के आकलन के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है कैलोरी मापदंड और दूसरा है न्यूनतम उपभोग आय। इन दोनों मापदंड के आधार पर ही भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। यानी एक ऐसा बॉर्डर लाइन, इस प्रकार का एक बॉर्डर लाइन मान लीजिए, अगर किसी की आय शहर क्षेत्रों में 1407 रुपए है तो उसे हम निर्धन नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई आदमी मात्र 1400 रुपए कमाता है तो उसे हम क्या मानेंगे? वो व्यक्ति निर्धन है। उसी प्रकार अगर हम कैलोरी मापदंड को देखें तो अगर किसी शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी प्रतिदिन मिले तो उसे हम निर्धन नहीं मानेंगे, लेकिन यदि उसे 1800 कैलोरी प्रतिदिन मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को हम निर्धन कहेंगे। यानी ये दोनों मापदंड के द्वारा ही हम निर्धनता रेखा को आकलित करते हैं।
बच्चों, हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय निर्धनता के विषय में। अब हम ये देखेंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में निर्धनता की क्या स्थिति है। अंतर्राज्यीय निर्धनता का मतलब होता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में निर्धनता की क्या स्थिति है और ये निर्धनता की स्थिति अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्यों है। बच्चों, इसका मुख्य कारण है प्रति व्यक्ति आय। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वैसे राज्यों में निर्धनता का अनुपात कम पाया जाता है। तो दूसरी ओर ऐसे राज्य भी हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में निर्धनता का अनुपात अधिक पाया जाता है। हमारे देश भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे निर्धनता भयावह रूप से फैली हुई है। इन राज्यों में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश आते हैं जहां पे निर्धनता का अनुपात सर्वाधिक है। भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर धीरे धीरे निर्धनता घट रही है। इन राज्यों में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा राज्यों का नाम आता है। बच्चों, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन राज्यों ने ऐसा क्या किया कि इन राज्यों में निर्धनता का अनुपात धीरे धीरे घटने लगा। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं पंजाब और हरियाणा का। बच्चों, पंजाब और हरियाणा में निर्धनता का अनुपात धीरे धीरे घट रहा है। इसका मुख्य कारण है कि पंजाब तथा हरियाणा ने हरित क्रांति के द्वारा कृषि में क्रांति लाकर उत्पादन को इतना बढ़ाया कि वहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे बढ़ने लगी और ऐसी स्थिति में पंजाब और हरियाणा राज्यों से निर्धनता का अनुपात धीरे धीरे घटने लगा। हमारा दूसरा उदाहरण है केरल। बच्चों, केरल का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर साक्षरता दर की बात करें या सर्वाधिक शिक्षा की बात करें, शिक्षा के स्तर की बात करें, तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक शिक्षित लोग पाए जाते हैं। केरल ने शिक्षा के तह पर निर्धनता या गरीबी से मुक्ति पाई। केरल राज्य ने मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धनता के अनुपात को धीरे धीरे घटाया। हमारा तीसरा उदाहरण है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर निर्धनता को घटाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग किया गया। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इतना सहयोगी बनाया गया कि लोगों तक पहुंचकर निर्धनता को घटाने का प्रयास किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू कर जन जन तक अनाज की पहुंच ने तमिलनाडु से निर्धनता के अनुपात को घटाया। हमारा चौथा उदाहरण है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चों। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भूमि सुधार के द्वारा निर्धनता के अनुपात को घटाया गया। भूमि सुधार से आप समझते हो बच्चों, हम भूमि में उच्च उत्पादकता लाने के लिए जिन जिन उपायों का सहारा लेते हैं उसे हम भूमि सुधार कहते हैं। इसके अंतर्गत जोतों का बड़ा आकार, चकबंदी आदि आते हैं। पश्चिम बंगाल ने भूमि सुधार को व्यापक तौर पर अपनाकर निर्धनता को कम किया है। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों, जहां एक और भारत में निर्धनता से ग्रसित राज्य है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत या सूझबूझ से निर्धनता के अनुपात को धीरे धीरे घटाया है। अगर हम बात करें निर्धनता की एक चुनौती के रूप में, तो इस चुनौती का सामना हम अपनी सूझबूझ, मानव संसाधन का समुचित उपयोग, शिक्षा के व्यापक प्रसार, स्वास्थ्य के उच्च स्तर के द्वारा कर सकते हैं। अगर भारत का प्रत्येक जन स्वयं निष्ठा से निर्धनता के प्रति मोर्चा लेकर खड़ा हो जाए, तो भारत में भी शायद निर्धनता धीरे धीरे खत्म होकर भारत एक
विकसित देश हो जाए। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या समझा? निर्धनता के विषय में जाना, निर्धनता की चुनौती के स्वरूप को समझा, अंतर्राज्यीय निर्धनता को समझा, निर्धनता के मापदंडों को समझा। तो इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर आप गृह कार्य के रूप में कर आएंगे। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।